नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संजय सर। संजय सर का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दरअसल बंगाल का चुनाव हो गया, आसाम का हो गया, पुडुचेरी का हो गया, केरल का हो गया और तमिलनाडु। सभी राज्यों में जो चुनाव हुआ, हार जीत की कोई चर्चा नहीं है, आसाम तक की भी नहीं है उतनी, लेकिन बंगाल की चर्चा हर व्यक्ति की जुबान पर है और उसके कई कारण हैं। गृहमंत्री अमित शाह का 15 दिन रहना, प्रधानमंत्री मोदी का गांव में रुककर झाल मुड़ी खाना, एक शादी में चले जाना और सेना, अर्धसैनिक बल और बाहर के अधिकारी, 500 के करीब अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग, मतलब पूरा सिस्टम बदल दिया। केवल ये नहीं कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाकर हम चुनाव करा रहे हैं ताकि लोगों में सिंपैथी न ममता ले ले, बस बाकी सब वही काम थे। इसके बाद ममता का डटकर मुकाबला करना और अंतिम समय तक लड़ना। विजयन की तरह समय से पहले मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया, अंतिम दौर तक लड़ी और आखिर में उन्होंने कहा आखिर में कि मुझे लातें मारी गई, मुझे धक्का मारे गए, मेरे साथ बेइज्जती की गई, और ये कहकर वो हार कर घर चली गई। और इन हारों ने एक सबक भी दे दिया सबको कि अब कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो जो 5 राज्यों में आने वाले चुनाव हैं वो राज्य वाले सोचें कि हम लड़ेंगे कैसे, क्या ऐसे ही लड़ेंगे या फिर कोई नई युक्ति बनाएंगे। संजय सर, सेना, ईडी, अधिकारी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, दर्जनों केंद्रीय मंत्री, कई मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रियों की और सांसद विधायकों की तो कोई गिनती और वो ही नहीं। अगर हार जाती बीजेपी तो लोगों को सामना कैसे करती, मुंह कैसे दिखाती, ये सवाल बीजेपी की साख से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। और इसलिए जीतना भी बहुत जरूरी था। बिल्कुल। तो आपकी क्या राय है? आपने क्या आज दिन भर अपना तैयारी की, दिन भर क्या समझा, वो दर्शकों को बता दीजिए। मैं शुरू से ये मान रहा था कि बीजेपी का हारना मुश्किल है और बीजेपी हारेगी नहीं। हालांकि जो कारण मुझे दिख रहे थे वो उसकी चर्चा भी हम लोगों ने कल की ही थी। लेकिन बीजेपी की जो तैयारियां थी उसमें अगर वो हार जाती तो क्या होता। लेकिन डेरेक ओब्रायन ने जो चुनौती दी थी और उसका कोई जवाब नहीं दिया गया, तो इससे मुझे लग रहा था कि जवाब देना चाहिए था। अगर जीत इतनी पक्की है, इतनी निश्चित है, तो जाहिर है उनको भी पता ही होगा। उन्होंने जवाब नहीं दिया और जैसी मेरी आशंका थी कि जवाब देने का मतलब ये लगाया जाता कि चुनाव आयोग ने आश्वस्त कर दिया है कि जीत रहे। तो कुल मिलाकर चुनाव तो बीजेपी की चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी सबकी सहायता से लड़ रही थी और सबकी सहायता मिली। और ये कुछ छिपा हुआ नहीं है, सब खुला हुआ है। सेना की जैसे तैयारी थी वो, या जिस ढंग से, माने ऐसे युद्ध नहीं होता है। संजय सिंह ने कहा है कि ट्रंप ने ईरान से लड़ने के लिए 50,000 सैनिक उतारे थे, मोदी जी ने ममता बनर्जी से लड़ने के लिए 2.5 लाख सैनिक उतारे थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मामला था, कितने बड़े पैमाने पर ये युद्ध हुआ है। तो उसमें मुझे लगता है कि ममता बनर्जी नहीं हारी है, हारा तो लोकतंत्र है और बीजेपी नहीं जीती है, जीता तो सत्ता है या चुनाव आयोग है या ईडी है, सीबीआई है, सुप्रीम कोर्ट है, जिसको भी कहिए। तो बहुत आपने बताया कि बीजेपी ने क्या क्या किया था, उसको मैं विस्तार से मैंने विस्तार से जाहिर है इतना सब किया था कि सबकी चर्चा तो मुझे लगता है कि हो ही नहीं सकती है। 2-4 मैं भी भूल जाऊंगा और कुछ छूट जाएगा या बहुत लंबा हो जाएगा, तो सबकी तो चर्चा नहीं की जा सकती है। लेकिन जो खास है उसकी भी चर्चा करना, जो लोग जीत का जश्न मना रहे हैं। मैंने मुझे लगता है कि हारने का कोई कारण नहीं था। बीजेपी ने इतनी तैयारी की थी तो हार कैसे जाती, और हार जाती तो डेरेक ओब्रायन का चुनौती जो थी वो थी ही, और वो ऐसे ही नहीं रही होगी। अगर उनकी तरफ से सोचिए तो लोग कह रहे हैं कि डेरेक ओब्रायन हार गए, लेकिन डेरेक ओब्रायन ने इसीलिए चुनौती दी थी कि वो जानते थे कि ना
न बीजेपी हारेगी, न प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने की नौबत आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री इस्तीफा देने वाले तो है नहीं, और उनको इस्तीफा देना होता तो कई जगह दे देते। और जैसा उन्होंने कहा था कि मैं 295 सभी सीटों पे, 294 सभी सीटों पे लड़ रहा हूँ, तो 80-88 सीटों पे तो वो हारे ही हैं। तो बाकी में भले कुल मिलाकर भले जीते, लेकिन 80-88 सीटों पे तो हारे ही हैं। जब उन्होंने कहा था कि वो सभी सीटों पे वही लड़ रहे हैं, तो 88 सीटों पे तो हारे भी हैं। तो वो सब अपनी जगह है। मैं सिर्फ रिकॉर्ड के लिए या याद दिलाने के लिए उन मुद्दों की बात करूंगा जो बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए किए हैं, जो अनैतिक, अनुचित तो है ही है, और इसमें से किसी एक या किसी बहुत छोटे से कारण के लिए भी इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द हो गया था, और अब नहीं होगा, होने की संभावना नहीं है, वो अपनी जगह है। और जो हुआ वो तो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हुआ, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हुआ। इसलिए निश्चित रूप से ये चुनाव बिल्कुल अलग था और इसको याद किया जाएगा। तो सबसे पहले सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी थी, और उसने सुरक्षा कम दी। सुरक्षा दी होती तो बीजेपी के विधायक को दौड़ा करके विधायक नहीं, उम्मीदवार को दौड़ा कर पीटा नहीं जाता। उसने डर फैलाया, बख्तरबंद गाड़ियां समेत। मुझे तो एक टैंक भी दिखा, एक टैंक का वीडियो भी दिखा, मतलब जिसमें जिसमें जिस सड़क पे चल रहा था वो टैंक, उसमें बांग्ला में साइन बोर्ड थे, तो जाहिर है बंगाल का होगा, और टैंकर पे सीआरपीएफ लिखा था। एआई के जमाने में वो डिजिटली क्रिएटेड भी हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना नहीं लग रही थी, क्योंकि तमाम बख्तरबंद गाड़ियां चल ही रही थी, तो ये भी चला होगा। ये स्थिति थी। और जैसा मैंने कहा, मैंने संजय सिंह ने कहा है कि 50,000 सैनिक और 2.5 लाख सैनिक, वो अंतर आप समझिए। तो चुनाव लड़ कौन रहा था? नरेंद्र मोदी थोड़ी लड़ रहे थे, या बीजेपी थोड़ी लड़ रही थी। चुनाव तो सेना लड़ रही थी, और वो चुनाव नहीं था, वो युद्ध था। आपने कहा कि जीतने के बाद क्या क्या हुआ? जीतने के बाद ये भी हुआ कि तृणमूल के दफ्तर में आग लगा दी गई। तो ये चुनाव ऐसा नहीं होता था अभी तक भारत में, या ऐसा बहुत कम होता था। और अगर हम लोग सिर्फ बंगाल की बात कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं कि बंगाल का चुनाव ही अलग था, और आतंक फैलाने के लिए वहां एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को भेजा गया, जिन्होंने पहुंचते ही धमकाने का काम शुरू कर दिया था, जिसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ था, वो सब हम लोगों ने देखा ही था। तो और जो ये उनका जो वीडियो आया डांस वांस बार में देखते हुए, वो सब काउंटर करने के लिए था। लेकिन डर जो आदमी फैलाता है वो तो यही सब करता है। तो इसलिए इसको काउंटर करने से जो सरकारी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो होनी नहीं थी, और उससे डर किसी का कम नहीं होना था। रदर उससे डर बढ़ेगा ही कि भाई ये तो ऐसा आदमी है, ऐसा कर रहा है, ये सब सार्वजनिक है, फिर इससे क्यों नहीं डरा जाए, या फिर इसकी धमकी को क्यों नहीं गंभीरता से लिया जाए। तो मुझे लगता है कि आतंक फैलाने का जो काम था वो भी बहुत अच्छी तरह से हुआ। चुनाव अभियान के बने तृणमूल के लिए जो चुनाव अभियान का देखरेख कर रही थी जो कंपनी थी आईपैक, जिसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आईपैक पे छापा पड़ा, और छापे का ये जो है क्या बोलते हैं, गिरफ्तारी, उसके डायरेक्टर की गिरफ्तारी हुई। जो मुकदमे चले, मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक आया, जो फैसला हुआ उसकी क्रोनोलॉजी, और मतदान के अगले दिन डायरेक्टर को जमानत मिल जाना, सब कुछ कहता है। और ये सिर्फ बीजेपी की नहीं कर सकती थी, या नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते थे। इसमें कई लोगों की, या कई विभागों की, या कई संस्थाओं की मिलीभगत दिखाई दे रही है साफ साफ। एसआईआर की बात ही नहीं डाली है, उसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी एक नया खोज लिया गया। अव्वल तो एसआईआर ही जरूरी नहीं था, नियम विरुद्ध था, वगैरह वगैरह सारी बातें बिहार के समय ही हो चुकी थी। उसके बाद बिहार, बंगाल में सिर्फ एसआईआर नहीं हुआ, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का एक नया बवाल ढूंढ लिया गया। इसके जरिए खास और चुने हुए लोगों को हटाया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अगर 22 या 27 लाख लोग अगर रह गए बाहर, जो वोट नहीं दे पाए, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अगली बार दे लेंगे, जैसे कि कोई खास बात ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये सब उदाहरण के साथ ये भी एक उदाहरण है कि फॉर्म 6 भर के, मैंने तृणमूल का आरोप था कि बाहर के वोटर्स को वोटर बनाया गया। तो मैंने अब छोड़ा क्या गया, सब कुछ तो हो ही गया। तो बाहर के वोटर को भी वोट, इसमें फॉर्म 6 भरा गया, उस पर आरोप लगा, शिकायतें हुई, वीडियो था, उस पर कुछ हुआ गया नहीं, क्या हुआ पता नहीं, जो सब है वो अपनी जगह है। फिर पुनर्मतदान और चुनाव रद्द करना, यह भी गंभीर मामला है। मैंने चुनाव आयोग हमेशा से कहता रहा है कि ईवीएम के बाद पुनर्मतदान की जरूरत नहीं होती है, पुनर्मतदान नहीं कराता है, और उल्टा
चुनाव आयोग ये प्रेस विज्ञप्ति निकालता है कि कहीं भी पुनर्मतदान की जरूरत नहीं पड़ी वगैरह वगैरह। बंगाल में पुनर्मतदान भी हुए और सिर्फ पुनर्मतदान नहीं हुआ, एक पूरे विधानसभा चुनाव क्षेत्र में फाल्ता में चुनाव रद्द किया गया, जो कि रिकॉर्ड है। ऐसा कभी नहीं हुआ है अभी तक, माने ईवीएम के जमाने में नहीं हुआ है, मोदी राज में नहीं हुआ है। इससे पहले जहां चुनाव रद्द हुआ है वो एक तमिलनाडु का कोई चुनाव क्षेत्र था, मैंने ढूंढा, मैंने याद तो मुझे था ही नहीं, मैंने क्रॉस चेक करने के लिए ढूंढा कि और कहाँ रद्द हुआ है 2014 के बाद। तो तमिलनाडु का एक चुनाव क्षेत्र है जहां पैसे बांटने का मामला पकड़ा गया था तो रद्द किया गया था। चुनाव में गड़बड़ी, हिंसा, इस कारण से अभी तक एक भी चुनाव रद्द नहीं हुआ था। ये पहला है बंगाल का, और बंगाल का पहला है तब जब सुरक्षा की व्यवस्था इतनी तगड़ी थी। तो और ये सब सिर्फ सुरक्षा की व्यवस्था तगड़ी नहीं थी, आपने भी कहा कि अफसरों की तैनाती 500 अफसर बदले गए थे, सब बाहर से लगाए गए थे, चुनकर लगाए गए थे, और उनके बीजेपी के कनेक्शन भी चर्चित हुए, उसकी भी चर्चा हुई, वो भी सर्वविदित है। तो बीजेपी के समर्थक अधिकारियों को लगाया गया, और 1 2 4 नहीं 500, एक राज्य में 500, ये भी रिकॉर्ड है, ये भी पहली बार हुआ। तो इस तरह से क्या नहीं हुआ वो बात करनी चाहिए, जो हुआ वो तो बहुत है। ईवीएम ईवीएम का की कहानी जो है सो है ही है, वो तो अपनी जगह, उसमें तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। और अगर अभी तक ईवीएम से गड़बड़ी होती थी, हुई है, और होने के उदाहरण जो है उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं है, इसलिए नहीं होने का कोई कारण नहीं है, तो अभी तक हुई है, तो इस बार क्यों नहीं हुई होगी। तो ईवीएम की गड़बड़ी भी हुई है। और बगदा एक कोई चुनाव क्षेत्र है, वहां से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार मधुपर्णा ठाकुर ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम बूथों पर टीएमसी का पीछे रहना नामुमकिन है। यह इस बात का संकेत है कि ईवीएम को हैक किया गया है या ईवीएम से गड़बड़ी हुई है। तो इसका भी उदाहरण है, और पहले से तो होता ही रहा था, इस बार ईवीएम भी किया गया। योगेंद्र यादव कह रहे थे एक प्रोग्राम में, मैंने उनको सुना किसी प्रोग्राम में कहते हुए कि भाजपा को 27 लाख वोट ज्यादा मिले हैं कुल मिलाकर। हालांकि ये भी आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन जो आंकड़े हैं, कितने वोटर थे, कितने वोट बीजेपी को मिले वगैरह, उस हिसाब से योगेंद्र यादव का अपना आकलन था कि 27 लाख वोट ज्यादा मिले हैं, जो 4.3% है। और उन्होंने कहा कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के कारण जो वोट रह गए वो भी इतने ही हैं, और चूंकि 92% पोलिंग हुआ है तो ये 4.4% बैठता है। मतलब 4.4% वोटर हटाए गए, या सिर्फ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के कारण वोट नहीं दे पाए। जो चुने हुए वोटर थे, जिनका जो घुसपैठिए नहीं थे, और जो किसी कारण से हटाए नहीं जाने चाहिए थे, क्योंकि जो भी ट्रिब्यूनल तक मामला पहुंचा उनको सबको अनुमति दे दी गई वगैरह वगैरह। और इन लोगों को भी अगर देखा गया होता, या समय कम था इसलिए नहीं देखा जा सका, वरना ये भी वोट दे पाते। और सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इन लोगों को वोट देने की इजाजत दे दी गई, बल्कि ये कह दिया गया कि अगली बार दे लेंगे। वो सब अपनी जगह है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं, तथ्य यह है कि 27 लाख वोट से अगर बीजेपी जीती है तो 27 लाख ही लोग हैं लगभग मोटा मोटी जिनको वोट नहीं देने दिया गया। तो ये भी एक कारण है बीजेपी के जीतने का या टीएमसी के हारने का। तो और चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत तो अपनी जगह है ही है, वो उसमें कईयों का संतोषजनक जवाब नहीं है। उड़ीसा का मामला भी सबसे हाल में, उड़ीसा भी मतलब बीजेपी की सहयोगी पार्टी थी, और उड़ीसा में भी बीजेपी ने उनको हराकर अपनी सत्ता पा ली है। अब बीजेपी की सरकार है विधानसभा चुनाव में। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी जी ने 400, मोदी जी ने मतलब मोदी जी की पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था, और 400 और बहुमत भी नहीं आया, तो मोदी जी ने कहा था कि मैंने पूछा ईवीएम जिंदा है कि मर गया। उस समय ईवीएम की चर्चा काफी तेज हो रही थी, तो ईवीएम जिंदा है कि मर गया। लेकिन अब कैसे जीते इस पे कोई चर्चा या ऐसा कुछ होगा कि नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूं कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। प्रधानमंत्री पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, या प्रधानमंत्री बताते हैं कि नहीं बताते कि सुरक्षा बलों से क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, या उनके हर जगह उम्मीदवार होने से क्या हुआ, ऐसा कुछ वो बोलते हैं कि नहीं। और विपक्ष जाहिर है इस तरह का आरोप नहीं लगाता है, तो वो अपनी जगह है। इसी तरह से एक ये भी सच है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए सब कुछ किया। माने जो कहा जाता है बीजेपी के बारे में कि वो सब कुछ करती है, जो कुछ भी कर सकती है वो सब कुछ करती है, उसने सब कुछ किया। इसमें अनैतिक, गैर कानूनी सब शामिल है।
शपथ ग्रहण में आऊंगा जैसी अनैतिक घोषणा भी है। हम लोगों ने उसकी पहले बात की थी कि उनको पहले नहीं कहना चाहिए था, और फिर वो डेरेक ओब्रायन ने उनको जो चुनौती दी, फिर वो चुप रह गए। तो ये भी जो है एक रणनीतिक वो थी जिससे माहौल बनाने में मदद मिली, या ये डर फैलाने में मदद मिली, या बीजेपी के जीत के प्रति आश्वस्त लोगों को करने में मदद मिली। इससे जो फेंस सिटर्स होते हैं, जो सोचते हैं कि इधर या उधर वोट दें, वो सब लोग इधर वोट दे देते हैं। और जब मामला 27 लाख वोट का ही है और 27 लाख वोट ही कटे हैं, तो इस तरह की चीजों का भी बहुत बड़ा असर हुआ होगा, होना चाहिए, हुआ होगा। तो ये सारी बातें अपनी जगह हैं, और इन सब का बीजेपी को फायदा हुआ होगा। और कोई माने या ना माने, लेवल प्लेइंग फील्ड तो कहीं था ही नहीं। सारी स्थितियां बीजेपी के पक्ष में थी, तृणमूल के पक्ष में कुछ भी नहीं था। तृणमूल को जो परेशानी हुई वो सब अपनी जगह, और जो वोटर्स को जो परेशान होना पड़ा अपना नाम करवाने के लिए या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में पास करवाने के लिए, वो सब अपनी जगह है, वो भी था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ममता बनर्जी ऐसे ही चुनाव जीत जाती थी या वो बहुत साधु की तरह चुनाव लड़ती थी, वो भी ऐसा ही करती होंगी। संभव है इस बार भी किया हो, लेकिन बीजेपी ने कुछ कम नहीं किया, और चुनाव आयोग देखता रहा, या सुप्रीम कोर्ट के जानकारी में हुआ, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ। तो ये सबसे गंभीर बात है कि अगर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का हमेशा ऐसे रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता हिंसक हैं, मारपीट करते हैं, हिंसा फैलाते हैं वगैरह वगैरह, और सुरक्षा बलों को तैनात करने का कारण भी यही बताएगा, तो वो सब ठीक है। लेकिन इस बार सुरक्षा बलों ने जो काम किया वो हम देख रहे हैं, और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की इतनी पिटाई हुई कि उसका हिसाब नहीं है, उसकी कोई गिनती नहीं है, बहुत सारा मामला है। तो ये दोनों नहीं होना चाहिए था। बेशक टीएमसी को भी रोका जाना चाहिए, लेकिन टीएमसी को रोका गया कि नहीं रोका गया पता नहीं, या रोका गया तो सिर्फ टीएमसी को रोका गया, बीजेपी को नहीं रोका गया। तो चुनाव आयोग का काम है बेसिकली कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड दे, वो नहीं दिया। उसको निष्पक्ष होना चाहिए, वो नहीं था, मैंने दिखाई ही नहीं दे रहा था। और बाकी जो चुनाव सुप्रीम कोर्ट का है सो है ही। तो इसके बाद भी अगर बीजेपी जीत गई, या इसके बाद बीजेपी जीती इतना सब कर करके, तो बीजेपी नहीं जीती है, लोकतंत्र हारा है, चुनाव आयोग हारा है, या चुनाव ठीक से नहीं हुए, या ये रिजल्ट सही नहीं है, वो सब अपनी जगह है। और सबसे बड़ी बात है कि जब 90 लाख वोटर नहीं वोट देंगे, तो 27 लाख का तो दिखाई दे रहा है कि वो तो हिसाब ही है, लेकिन 90 लाख कुल वोटर को हटाया गया। और मुद्दा था घुसपैठियों को हटाना, लेकिन इसमें कितने घुसपैठी हैं उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। अब जैसे ईवीएम जिंदा है कि मर गया, तो घुसपैठिए जिंदा है कि मर गए, इस पे भी तो बात होनी चाहिए, कितने मिले, कहाँ गए, तो उसकी बात नहीं होगी। और जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो और कहीं नहीं था, बंगाल में पहली बार लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर लोगों को वोट नहीं दिया गया, और संयोग से संख्या लगभग बराबर है, जितने से जीत हुई है उतनी ही संख्या है। ये सारी चीजें बताती हैं कि चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं दिख रहा है, और जैसा माना जाता है कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, होता दिखना चाहिए, वो यहाँ नहीं दिख रहा है। लेकिन गड़बड़ियों का मामला महाराष्ट्र चुनाव से दिखाई देता रहा है, और वो हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी, सब जगह दिखाई देता है। हाँ, बीजेपी वाले ये भी कहते हैं बाद में कि अगर ईवीएम की गड़बड़ी से या जबरदस्ती हम जीतते तो केरल में क्यों हार जाते, या तमिलनाडु में विजय कुमार कैसे जीत गए, ये लोग कहते हैं। लेकिन अब जाहिर है वो ध्यान भटकाने वाला मामला है। जहां आप जीते हैं उसी की चर्चा होगी, जहां आप हारे हैं वहां आप लड़ नहीं रहे थे, या आपको जीतने की जरूरत नहीं थी, या आपकी वहां दाल नहीं गली, जो भी कारण हो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। और इसलिए नहीं जाऊंगा कि बात बंगाल की ही होनी चाहिए, जो हुआ है वो यही हुआ है, या होता दिख रहा है। या तमिलनाडु के बारे में जिसकी जानकारी हो वो बताए, और बताए लोग कि बीजेपी ने वहां बहुत साधु की तरह चुनाव लड़ा है और कोई गड़बड़ी नहीं की है, तो ठीक है, नहीं की होगी। लेकिन बंगाल, तमिलनाडु में नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बंगाल में भी नहीं किया, या बंगाल में जो किया उसका जवाब तमिलनाडु नहीं है कि हमने बंगाल में किया तो तमिलनाडु छोड़ दिया, तो कोई एहसान नहीं किया। आप तमिलनाडु में भी नहीं करना था, बंगाल में भी नहीं करना था, आपने बंगाल में किया, वो दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु में किया नहीं किया वो आप जानिए, और नहीं किया तो ठीक है, इसीलिए चुनाव। तो वैसे ही चुनाव सब जगह होने चाहिए कि कोई बिल्कुल नई पार्टी, कोई बिल्कुल नया उम्मीदवार भी जीतने लायक हो तो जीत जाए। जाहिर है उसने उम्मीदवार खड़े किए थे तभी तो जीते, चुनाव लड़ रहा था तभी तो जीता।
तो वैसे ही यहाँ दूसरे लोग क्यों नहीं जीते या सिर्फ बीजेपी जीती, तो उसका कारण ये क्यों नहीं माना जाए कि बीजेपी ने जो जबरदस्ती की या जो विशेष उपाय किए उसका फायदा हुआ है। तो मुझे लगता है मोटा मोटी कि बीजेपी चुनाव भले जीत गई और नहीं जीतने का कोई कारण नहीं था, जो कारण था उसकी चर्चा हम लोग कल कर चुके थे, वो दिखाई नहीं दे रहा था वगैरह वगैरह, वो सब अपनी जगह था। लेकिन बीजेपी की तैयारी बहुत मजबूत थी और सत्ता में होने का उसको पूरा फायदा मिला, इसलिए वो जीत गई। ये लोकतंत्र की हार है, चुनाव आयोग की हार है, बीजेपी की जीत नहीं है। सर, राहुल गांधी ने ममता के हारते ही जैसे ही उन्हें पता लगी कि उनके साथ बदसलूकी की गई, तत्काल फोन लगाया। एक जिम्मेदार नेता का यही कर्तव्य होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि राहुल को विपक्ष के नेता हर समय इग्नोर करते हैं, हम्म, हालांकि लास्ट में वही सबके साथ खड़े होते हैं। तो मैं इस पर भी जी, आपकी तवज्जो चाहूंगा। बिल्कुल। नहीं, मैंने ममता बनर्जी का ये रह गया कहना कि ममता बनर्जी मूलतः मूलतः तो बीजेपी में रही हुई है, बीजेपी के साथ है और कांग्रेस छोड़ के गई है, और कांग्रेस छोड़ के ही नहीं गई है, इंडिया गठबंधन के साथ भी रहती रही है, छोड़ती रही है वगैरह वगैरह। और कांग्रेस को या राहुल गांधी को जो ममता बनर्जी के या तृणमूल के बारे में जो बोलना था वो बोल चुके हैं सार्वजनिक रूप से, वो सब अपनी जगह है। लेकिन हिंसा सही नहीं है, किसी को मारना सही नहीं है, या सैनिक घोष के खिलाफ जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, फोटो ममता बनर्जी का जो अश्लील फोटो वगैरह डाला गया, तो जाहिर है कि वो सब गलत है और बीजेपी वो सब करती है और नहीं होना चाहिए, वो सब अपनी जगह है। राहुल गांधी ये सब गलत काम नहीं करते हैं, जो गलत होता है उसका विरोध करते हैं, किसी के साथ हो तो। और जहां उनको जो ठीक लगता है वो कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है। लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी का साथ नहीं इसलिए कांग्रेस कमजोर है, लेकिन ममता बनर्जी का साथ होगा कैसे? ममता बनर्जी तो कांग्रेस छोड़ के गई है और ममता बनर्जी अब बीजेपी की सरकार में रही हुई है साथ। तो कुल मिलाकर ये भारत में राजनीति के गंदे होने का या घटिया होने का उदाहरण है। उसमें ये दिखाई देता है कि राहुल गांधी की या कांग्रेस की पॉलिटिक्स बहुत साफ सुथरी या इन लोगों के मुकाबले बहुत बेहतर है। तो वो राहुल गांधी का अपना काम है, वो यही उनकी शिकायत है या यही उनकी, इसीलिए उनकी आलोचना की जाती है और शायद इसीलिए उनको पप्पू कहा जाता है कि वो चुनाव जीतने के लिए वो सब नहीं करते हैं जो नरेंद्र मोदी करते हैं या बीजेपी करती है। तो मुझे लगता है कि वो ठीक है, उससे नहीं जीतते हैं तो नहीं जीते, लेकिन वो गलत नहीं करते हैं, इसकी उनकी तारीफ की जानी चाहिए और की जाती है। लेकिन ये हल्ला ये मचाया जा रहा है कि राहुल गांधी विदेश में है। पिछली बार जब चुनाव नतीजा आया था तब भी विदेश में थे, तो विदेश में रहने से क्या फर्क पड़ता है या विदेश में उनको क्यों नहीं रहना चाहिए, वो सब अलग मामला है। लेकिन जहां उनको जब जो बोलना चाहिए वो उन्होंने बोला और इसकी आलोचना की जानी चाहिए थी, उन्होंने की, जो बाकी लोगों ने नहीं की है। तो राहुल गांधी अपना काम मुझे लगता है कि बहुत ठीक से कर रहे हैं और राहुल गांधी को जैसा मुझे दिखाई दे रहा है कि वो प्रधानमंत्री बनने की जल्दी में नहीं है, वो विपक्ष का या विरोध का काम कर रहे हैं और ढंग से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। तो इसलिए वो विपक्ष और विरोध भी जरूरी है, तो वो अपना काम ठीक कर रहे हैं और हर विपक्षी हर विरोधी को प्रधानमंत्री ही नहीं बनना होना चाहिए या उसका लक्ष्य वही नहीं होना चाहिए कि किसी भी तरह हम लंगी मारे, कुर्सी तोड़े या कुर्सी पर से खींच करके खुद कूद कर बैठ जाए। तो ये नहीं होना चाहिए और राहुल गांधी ये नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए, तारीफ बनती है। चलिए सर, बहुत कुछ दर्शकों को बता दिया है, तो इस खबर को अब यहीं विराम देंगे। आपने जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।